दोस्तों नमस्कार। आज इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आपका अटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका अपना व्यापार है या आप कहीं पे रोजगार करते हैं, किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, जब भी हम बाजार में कोई चीज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने एक कंपनी में एमडी रख दिया या सीईओ रख दिया और वो आके कंपनी को रातों रात दुगनी तिगुनी तरक्की दे देगा। हर इन्वेस्टर का, हर शेयर होल्डर की उम्मीद यही होती है। लेकिन अगर कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कंप्लेंट्स हैं, सर्विस क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बार बार डिस्प्यूट हो रहे हैं, आपका सीईओ या एमडी कितना बिजनेस को हेल्प कर पाएगा, जरा इसके बारे में सोचिए। आजकल शायद भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो भारत की इकोनॉमी के सीईओ हैं या एमडी बोल सकते हो आप। प्रधानमंत्री तो देश का सीईओ होता है एक हिसाब से। अगर देश में ही अगर हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे या जो हमारी समस्याएं हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जो देश एक हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जिसको हम मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ेगा। आज हम चर्चा इसी बात की करें कि भारत इतना बड़ा देश होते हुए, इतना बड़ा बाजार होते हुए भी जब बात आती है एफटीएस के साइन करने की, तो जो भारत है वो एफटीए साइन करने में क्यों घबराता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिशियंस इस बात को नहीं मानेंगे कि हम नहीं घबरा रहे हैं, हम तो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो नेगोशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि नेगोशिएशन में तो दो चीजें होती हैं। आप क्या चाहते हो और आप क्या देना चाहते हो। मुझे क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूं। जब दोनों तरफ से रजामंदी होती है तभी कोई एग्रीमेंट साइन होता है। इसको कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दोनों तरह के लोग, दोनों तरफ के लोग जब अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझा पाते हैं, मना पाते हैं, तो एग्रीमेंट हो जाता है। अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे तो पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है और मैं देना भी कुछ नहीं चाहता, क्या वो समझौता होगा। आज भारत के साथ स्थिति ऐसी ही है। आप पॉलिटिशियन से या ब्यूरोक्रेट से जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आपको मार्केट एक्सेस में अमेरिका से, यूरोप से क्या चाहिए। आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। बदले में आप क्या देना चाहते हैं, वहां पे खामोशी छा जाती। तो क्या एग्रीमेंट होंगे। मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं। लेकिन आज ट्रंप की टैरिफ के बाद जिस तरह से भारत के एक्सपोर्ट को चैलेंज मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से प्रयास ये है कि हम नए देशों में जाके माल बेचेंगे। अब हर देश में टैरिफ है। इसके लिए लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम करना शुरू किया कि भाई हम एक दूसरे के साथ करेंगे और हमारी आपस की शर्तें ये रहेंगी। इसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसी स्थिति के अंदर भारत के लिए क्या समस्याएं हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। आज हम एफटीए क्यों साइन नहीं कर रहे दोस्त। हमने आसियान के एफटीए को 7 साल तक नेगोशिएशन में हम रहे, आखिरी टाइम पे हम बाहर आ गए। इसी तरह से बाकी जगह पे भी हम लोगों ने एफटीए बहुत तेजी से शुरुआत की कि हम बहुत सारे एफटीए साइन करेंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग या तो बाहर आ गए या रफ्तार कम कर दी। कारण हमें यह लगता है कि जब भी हम एफटीए साइन करेंगे तो आयात बढ़ेगा, हम निर्यात तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारे पास देने के लिए क्या है। हम दे रहे हैं चावल, हम दे देंगे ज्यादा से ज्यादा आम, मछली उद्योग, थोड़ा बहुत कपड़ा, थोड़े बहुत बाकी चीजें, कुछ रॉ मटेरियल बाकी चीजों का। लेकिन जो खरीदार है वो एफटीए करके भारत से ही खरीदे, ये जरूरी नहीं है। वो कंपेयर करेगा कि टेक्सटाइल में जो रेट उसको बांग्लादेश में मिल रहा है, वियतनाम में मिल रहा है, क्या भारत उस रेट पे या उससे कम, उससे अच्छी क्वालिटी दे रहा है। बिजनेस डिसीजन सब बातों को देख के लिया जाता है। एफटीए एक ही फैक्टर है, सिर्फ उसमें कस्टम ड्यूटी। अब सवाल इस बात का है कि भारत को हमेशा डर लगा रहता है कि जब भी हमने एफटीए साइन किया समस्याएं बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए
इंडिया आसान एफटी अगर हम देखें तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो था $5 बिलियन। 2024 में ये बढ़कर हो गया $43 बिलियन। एफटीए का फायदा हुआ या नुकसान? आप ये कह सकते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई, क्योंकि सस्ते में आयात आ गया। हम निर्यात क्यों नहीं कर पाए? क्या आसियान देशों में वो चीजें नहीं लगती जो हिंदुस्तान में बिकती हैं? सब बिकती हैं, वहां पे भी बिकती हैं, यहां पे भी बिकती हैं। हमारी समस्या ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके दोनों कारण हैं, कॉस्ट और क्वालिटी। अब कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा करी है। क्वालिटी की समस्याएं क्या है, ये भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे आर्थिक स्थिति के मुद्दे सामने आएंगे, अलग अलग एफटीए सामने आएंगे, मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा कि वहां पे किस तरह के मुद्दे थे और हम क्यों एफटीए साइन नहीं कर पाए। तो कुल मिला के हमें क्या लगता है, अगर हम देखें आज भी चाइना के साथ हमारा कोई एफटीए नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में हमारा व्यापार दुगना हो गया। इसका मतलब यह है कि पूरी कस्टम ड्यूटी देने के बाद भी चाइना की क्वालिटी और दाम हिंदुस्तान के बाजार को पसंद है, तभी तो आयात हो रहा है। अगर पसंद नहीं होता, हम चाइनीज खराब है, डुप्लीकेट है, घटिया है, कुछ भी बोलते रहे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम चाइना को बहुत ज्यादा डिमीन करते रहे, निंदा करते रहे, लेकिन जब व्यापार की बात आती है, माल खरीदने की बात आती है, हम वापस चाइना पहुंच जाते हैं। ये हमारे लिए सोच का विषय है कि सिर्फ गाली देने से रास्ता नहीं निकलेगा, काम करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा क्या निवेदन है? मेरा निवेदन है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए, छोटी सी बात मैं कर रहा हूं। पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री बॉडीज फियर एफटीएस मोस्टली बेनिफिट पार्टनर कंट्रीज नॉट इंडिया। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि विदेशी माल सस्ता और अच्छा, आप ले लेंगे। भारत में जितनी एग्जीबिशंस होती हैं जो भारत सरकार ऑर्गेनाइज करती है, उसमें हम किसका माल प्रमोट कर रहे होते हैं? मेड इन चाइना। आप प्रगति मैदान या भारत मंडप चले जाइए, यशोभूमि चले जाइए, जितनी एग्जीबिशंस वहां लग रही हैं, उसमें कितना माल विदेशी और कितना मेक इन इंडिया? कभी इसका एक एनालिसिस करिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि एग्जीबिशंस तो हम लगा रहे हैं, लेकिन प्रमोट किसको कर रहे हैं? अपने कॉम्पिटिटर्स को, भारत को प्रमोट नहीं कर रहे। इस बात को समझना होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वालिटी इश्यूज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इश्यूज है, एफिशिएंसी के इश्यूज है, इसलिए हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है प्रोटेक्शन का, और वह है हाई टैरिफ। जब हम हाई टैरिफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने हाई टैरिफ नहीं लगाए तो विदेशी माल भारत के बाजार पे छा जाएगा। हमारी मजबूरी है। जैसे कार में छोटी कारों पे 60 और लग्जरियस गाड़ियों पे 100% ड्यूटी है। एल्कोहलिक बेवरेज पे 150% ड्यूटी है। डेयरी प्रोडक्ट्स पे 30 से 40% ड्यूटी है। हम क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है। हम शायद कारें वहां से ज्यादा बनाते होंगे, डेयरी हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हमारा है। शायद शराब का व्यापार भी शायद दुनिया में सबसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि आबादी है और पीने वाले हैं। लेकिन हम कॉस्ट कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? अब समस्या सिर्फ टैक्स इसलिए नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है, राज्य सरकारों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको कारों पे और दारू से जो टैक्स मिलता है, इससे राज्य सरकारों का खर्चा चलता है। अब आप सोचिए कि राज्य सरकारें कर क्या रही हैं इस देश में। हमारा कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, शायद बांग्लादेश उससे छोटा होगा, थाईलैंड उससे छोटा होगा, मलेशिया छोटा होगा, वियतनाम छोटा होगा, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। सिंगापुर तो खैर सबसे छोटा ही है, किसी भी राज्य का कंपेयर कर लीजिए, सिंगापुर छोटा है। ऐसी स्थिति के अंदर सवाल अब ये उठता है कि हमारी राज्य सरकारें अपने यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप कर पा रही, जिसके कारण उनको रेवेन्यू मिले। वो टैक्स के भरोसे और खासकर हायर टैक्स के भरोसे क्यों जिंदा है? कल को अगर ये 10-10, 20-20% करना पड़ा तो राज्य सरकारों का तो दिवाला निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत चिंता की बात है, और प्रधानमंत्री जी का कहना यही है कि भाई मैं टैरिफ नेगोशिएट करूं तो कैसे करूं, मेरे यहाँ तो इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा, और यही कारण है कि जो टैरिफ है उसको लेकर हमारी इंडस्ट्री, अगर टैरिफ काट दिया जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का बन जाएगा कि जी किसान बर्बाद हो गए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा हो, कि ये टैरिफ कब तक हमारे किसानों को बचाएगा।
इस बात को देखिएगा, मेरे चैनल पे जाके आप देखिएगा, जिस तरह से हर साल हमारी एमएसपी बढ़ रही है और टैरिफ है, थोड़े समय बाद एमएसपी इतना ज्यादा हो जाएगा कि टैरिफ भी किसी काम का नहीं रहेगा। तब क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय बाजार से माल आने लगेगा। क्वालिटी हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में फर्क है। हम जानबूझ के अपने स्टैंडर्ड्स को कमजोर इसलिए रखते हैं कि हमारे यहाँ खराब क्वालिटी का माल भी बिक सके, ताकि उस पर कोई लीगल क्लेम ना हो। तो जब हम अपने यहाँ अपने कंज्यूमर्स को ही मिलावटी और घटिया माल दे रहे हैं, तो विदेशी माल तो वहां के स्टैंडर्ड से आएगा जो हमारे से बेहतर है। तो आप कैसे रोक पाएंगे उसको? कई सवाल खड़े हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए अब ये हो क्यों रहा है? हमारे यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो आउटडेटेड है। हम आउटडेटेड क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो नहीं चाहती कि सुधार हो। क्योंकि मैंने अगर किसी जमाने में कोई टू व्हीलर बनाना शुरू किया था, टेक्नोलॉजी बदल गई, मैं नहीं बदला, तो मैं चाहता हूं देश वही रहे जो मैं दे रहा हूं। देश आगे क्यों बढ़े जब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता? आप अक्रॉस द सेक्टर चले जाइए, आप क्वालिटी ऑफ शूज देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी देख लीजिए, कंपेयर करिए जो आपको विदेश से आ रहा है और अपने यहाँ आ रहा है। बाजार एक बहुत बड़ा क्लासरूम है दोस्तों, उसको देखिए कि कंपेयर करिए कि हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट वर्सेस कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या कॉस्ट है, और फिर निर्णय लीजिए। क्या हमारे व्यापारी वर्ग या इंडस्ट्रियल उद्योग के लोग ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन हम सीखते नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मासिव करप्शन, आप करना भी चाहते हैं, अप्रूवल भी लेना है, आपका डिपार्टमेंट बगैर पैसे लिए काम नहीं करता, फाइलें पड़ी रहती हैं महीनों तक। एक ही तरीका है जल्दी काम करवाने का, भैया रिश्वत दे दो, जिसको हम स्पीड मनी बोलते हैं। अब मोदी जी इस पे कुछ नहीं बोलते कि हम किस तरह से इन स्पीड मनीज को खत्म करें। अभी हमने फिर एक बॉयलर कानून बनाया, उसमें कह दिया इंस्पेक्टर करेगा। अरे भाई, मान लिया कि बॉयलर फटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप हर कंपनी के ऊपर इंस्पेक्टर खड़ा कर दोगे तो रिश्वत कितने गुना बढ़ जाएगी। ये सोचना पड़ेगा, ये ट्रेड ऑफ है। अगर आप चाहेंगे कि इंस्पेक्टर आने से एक्सीडेंट रुक जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर बॉयलर में क्या चेक करेगा? कागज चेक करेगा। कागज तो फर्जी भी बन सकता है। बॉयलर के अंदर घुस के तो आज तक मैंने किसी इंस्पेक्टर को जाते देखा नहीं। और इसमें यह भी कहा गया नए कानून में कि बॉयलर की अगर आपको मेंटेनेंस करनी होगी, पहले अप्रूवल लेनी है। हिंदुस्तान में सीजन से पहले बहुत सारे, जब पीक सीजन आता है उससे पहले हम लोग फैक्ट्रियों की मेंटेनेंस करते हैं, ताकि पीक सीजन में दिक्कत नहीं हो। अगर इंस्पेक्टर ने मेरे को परमिशन नहीं दी मेंटेनेंस की, तो क्या मैं फैक्ट्री की मेंटेनेंस नहीं करूंगा? और फिर कानून ये कहता है जी परमिशन चाहिए, और परमिशन लेने के लिए आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि उसी में आपको मेंटेनेंस करके फैक्ट्री को दोबारा तैयार करना है। 2 हफ्ते अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो क्या होगा? आपने एक और रिश्वत का रास्ता भारत की सरकार ने इंस्पेक्टर्स को दे दिया। अब ये मोदी जी बोलते हैं हम रिफॉर्म कर रहे हैं। ये कौन सा रिफॉर्म है? सवाल इस बात का है। स्लो गवर्नमेंट अप्रूवल्स, जैसा मैं कह रहा हूं, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बात सही है, सारी दोष सरकार का नहीं। खराब माल अगर किसी फैक्ट्री में बनता है दोस्तों, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार। वहां के जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, एमडीज हैं, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? खराब माल बनाने की। अगर किसी फैक्ट्री से खराब माल निकलता है ना दोस्तों, वो बगैर मैनेजमेंट की कंसेंट के बन ही नहीं सकता। अगर कहीं पे मिलावट होती है, उसमें उस कंपनी का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और जो बोर्ड में बैठा है, जो सीईओ है, एमडी है, उसकी मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप किसी कंपनी का खराब माल, खराब क्वालिटी माल देखें, तो आप समझ जाइएगा कि उसकी मैनेजमेंट में कैसे लोग बैठे। बगैर उनकी परमिशन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्होंने खराब माल किया तो इन सब सीनियर लोगों के पास पूरा अधिकार है उस फैक्ट्री मैनेजर को बाहर निकालने का, उसकी नौकरी से निकालने का। वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने से ही हो रहा है। तो फैक्ट्री मैनेजर को दोषी कैसे बता सकते? ये बात हमें समझनी होगी। उसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ये अपने यहाँ पे बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पे अभी हमने माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, वो किसका था? इसरो का था। प्राइवेट कंपनी ने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अपना R&D और इनोवेशन में पैसा नहीं लगाना चाहते। हम इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
माल लाएंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और यहां बनाएंगे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, यही मुद्दा बन रहा है। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड इश्यूज। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड हम इसलिए नहीं अपनाना चाहते, वो बहुत सख्त है। हमारा माल बाहर इसलिए नहीं जाता, हम स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते। विदेशी माल आसानी से भारत आ जाता है क्योंकि हमारे जो कानून है वो लचर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो इंपोर्ट ही कर पाएंगे। और यही हमें डेटा में दिख रहा है। और उसके अलावा जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं सस्टेनेबिलिटी की, लेबर स्टैंडर्ड्स की, कार्बन टैक्स कंप्लायंसेस को लेकर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा में, जो ग्लोबल एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात हम करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, उसके हिसाब से जो नए कानून बन रहे हैं, उसके तो हमारे यहाँ कोई कानून बहुत लिमिटेड है। हमने एनवायरमेंट में जरूर काम करना शुरू किया, लेकिन एनवायरमेंट में सख्ती है, बात सही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होना भी चाहिए, लेकिन उसको बाईपास करने के भी तरीके हैं। वहां पे भी अलग अलग तरह के इश्यूज खड़े हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये एक बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो भारत में जब वो दूसरे देश अपने स्टैंडर्ड लगाते हैं तो हम उनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं चाइना था, 2006 की बात है। वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी किसानों के साथ पेस्टिसाइड रेजिड्यू को लेकर। तो मैंने वहां की सरकार के एक अधिकारी से बात की कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग कह रहे हो कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड अपनाने का प्रयास करेंगे, आपके तो किसान छोटे हैं, आप कैसे करोगे? जवाब बहुत सिंपल था दोस्तों। क्या छोटा किसान है तो जहर खिलाएगा? क्यों हम नहीं स्टैंडर्ड अपना सकते? छोटा किसान है तो यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू एजुकेट देम, और अगर वो खराब काम करेगा तो उसका माल रिजेक्ट होगा। ये कहां लिखा है कि छोटा व्यापारी है, छोटा किसान है, छोटा दुकानदार है, छोटा फैक्ट्री ओनर है तो उसको क्वालिटी की माफी होनी चाहिए? कभी ऐसा चल सकता है? तो क्वालिटी इज नॉन नेगोशिएबल। छोटा हो या बड़ा हो, क्वालिटी से कोई लेना देना, आपको सुधरना हो। ये चाइना ने एक्सेप्ट किया था 2006 में, जब उनके बहुत सारे प्रोडक्ट रिजेक्ट होते थे दुनिया में। आज देख लीजिए, चाइना की क्वालिटी पूरी दुनिया में छाई हुई क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे काम किया। ये हमें समझना होगा। इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो जनरली चर्चा में नहीं आता है जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है और डिस्प्यूट होता है, तो वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट है ये इंटरनेशनल फोरम में होगा। आप कहोगे कि दिल्ली में कर लो, बॉम्बे में कर लो, आप तो इंटरेस्टेड पार्टी हो। ये सारे कानून तो भारत सरकार ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, हम आपके यहाँ कानून की लड़ाई क्यों लड़े? हम तो किसी न्यूट्रल फोरम पे लड़ेंगे। भारत ने शुरू में मान भी लिया, लेकिन बहुत सारे केस भारत के खिलाफ चले। करीब 17-18 इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन केसेस है जिसमें हजारों करोड़ की लायबिलिटी भारत सरकार के ऊपर खड़ी होगी। तो भारत सरकार ने क्या कहा? हम नहीं मानते, हम क्यों करें, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। मतलब अगर आपके खिलाफ रेफरी का जजमेंट है तो आप कह दोगे हम गेम ही नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं, आप एफटीए साइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्वेस्टर को भरोसा तो चाहिए कि अगर कल को डिस्प्यूट होता है तो मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाऊंगा। ये है पॉलिटिकल रिस्क। इसीलिए बहुत सारी जगह पे अगर हम देखें, चाहे वो वोडाफोन हो, केन्स का इशू हो, भारत के अंदर हम इंटरनेशनल फोरम को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं हम जैसे चाहेंगे मैनिपुलेट करके काम कर लेंगे। दुनिया कहती है नहीं चलेगा, और ये एक सबसे बड़ी समस्या है, हम एफटीए नहीं साइन कर पा रहे। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, और यही कारण है डेडलॉक का। आप नहीं मानना चाहते, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको फेयर नहीं चाहिए, तो हम साइन करके क्या करेंगे, ये बाकी देश बोल रहे हैं। अब मुद्दा आता है दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव, जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेंसिटिविटी। इन ब्रीफ अगर मैं ये कहूं, एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने कोई भी निर्णय आज तक एग्रीकल्चर में मार्केट को देख के नहीं लिया। हमने दो ही चीजों को ध्यान में रख के किया है कि मेरा किसान खुश रहे, चाहे उसके लिए मैं सब्सिडी दे दूं। कोई भी आप सख्त कानून बनाते हो कि किसानों को ये नहीं करना चाहिए, अगर किसान शोर मचाते हैं तो सरकार कहती है कानून ही हटा देते हैं। अगर सरकार ये कहेगी कि किसानों को पेस्टिसाइड रेजिड्यू क्रॉप नहीं बेचनी चाहिए, आप करके देख लीजिए, किसान सड़कों पे आ जाएंगे, आपको कानून हटाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कंज्यूमर कहता है हमें सस्ता चाहिए, जैसा भी हो
सरकार कहेगी ठीक है जी, सस्ता खाओ, चाहे क्वालिटी खराब है, हमें क्या लेना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो साइंटिफिक प्रोसेस पे नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे लेते हैं। और यही कारण है, और यही कारण रहा सबसे ज्यादा कि हम लोग एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर देश चाहेगा कि जो उसके पास एग्रीकल्चर सरप्लस है वो भारत में बेचे, और भारत सरकार कहती है हम किसानों को कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, बहुत बड़ा वोट बैंक है। बात सही भी है, गरीब भी है, लेकिन पिछले 70 साल से किसान गरीब क्यों रहा? क्यों हमने उसको टेक्नोलॉजी नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, उसको एजुकेशन नहीं दी? इसका जवाब कौन देगा? टैक्स पेयर्स ने तो पूरा पैसा दिया। फिर किसान एजुकेट क्यों नहीं हो पाए? किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बिल्ड हो पाया? कारण कई है, और किसान नेता भी नहीं चाहते। उनको सिर्फ सब्सिडी चाहिए, उनको सुधार नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा सरकार किसानों की जेब में ट्रांसफर कर दे, एकमात्र यही एजेंडा और डिमांड रहती है किसान नेताओं की, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही बात हमें देखने को मिलती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या संसद हो। इसीलिए हमें डर लगता है कि अगर हमने ड्यूटी कम कर दी तो पूरी दुनिया से अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, तेल, सब कुछ भारत में भर जाएगा। हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इस बात को समझना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम चलो एक्सपोर्ट करना भी शुरू करते हैं, तो करेंगे क्या? हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, थोड़ी बहुत आईटी सर्विसेज है, फार्मा है, टेक्सटाइल और जैम। इसके अलावा हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? चावल, क्योंकि हमारा चावल सस्ता है। हम मछली एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मछलियां सस्ते दाम में निकलती हैं। हम प्रीमियम नहीं ले रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। ये बात हमें समझनी होगी। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ अगर हम एफटीए साइन भी कर लेते हैं तो सामने वाले देश तो कहेगा कि साहब पूरा बाजार खोलिए। हम खोल भी दें, हम बेचेंगे क्या? हमारे पास 3-4 तो चीजें हैं बेचने की। कारण जैसा मैंने शुरू में बताया, क्वालिटी और कॉस्ट। और विदेशी माल भारत में भर जाएगा, जैसा हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें डर लगता है एफटीए साइन करने में, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो कमजोर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। आईटी में हमने ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया, आपने देखा। डायमंड्स के अंदर प्राइवेट कंपनीज ने स्किल सेट डेवलप की, गुजरात, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आपने वहां पे कारीगरी का काम देखा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहे, इस पे कोई आईएम और आईआईटी काम नहीं कर रहे। आप समझिए इस बात को। डायमंड में या टेक्सटाइल में कितने आईएम्स और आईआईटी काम कर रहे हैं, मुझे बताइए? कोई नहीं कर रहा। लेकिन यही क्षेत्र है जो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे आईएम्स और आईआईटीज क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड क्लास बनाई है हमारे आईएम्स और आईआईटीज ने? क्योंकि जो स्किल सेट है वो बाजार से हटी हुई है। हम जो मैनेजर्स पैदा कर रहे हैं, आईटी में जो जा रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, बाकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वो कहाँ जा रहे हैं? लोग आईआईटी करके लोग बैंक ज्वाइन करते हैं, आईएम ज्वाइन करके जो फैक्ट्री मैनेज करना चाहिए था उसकी जाके क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। हम यही कर रहे हैं। उन्हीं मल्टीनेशनल की नौकरियों की हम तलाश में जाते हैं जो भारत में डंप करना चाहते हैं। तो हमारा जो स्किल सेट है वो भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नहीं है दोस्तों। उन सब मल्टीनेशनल्स के लिए हम स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं जो भारत में अपना माल डंप करना चाह रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? सारी मानसिक शांति और शक्ति तो भारत में इंपोर्ट करने में लग रही है। इस पे भी विचार करना जरूरी है। फिर ग्लोबल हेजिटेशन। हम ये इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अगर हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो कल को हमारा जो इशू है, चाइना डोमिनेट कर रहा, हमने मान लीजिए कि थाईलैंड से किया या मलेशिया से किया या फिलीपीन से किया, पता लगेगा चाइनीज माल वहां से घूम के आ गया। आज अगर चाइना पे अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो क्या हुआ? वियतनाम से माल चाइना जा रहा है, बाकी कंट्री से जा रहा है, माल आ रहा है चाइना से, रूट होके किसी और देश अमेरिका पहुंच रहा है। इतनी क्षमता चाइना ने डेवलप कर ली। हमें भी इसी बात का डर है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफटीए जब हम कर लेते हैं तो इसका हमें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी देखना पड़ता है कि हमारा मन मुटाव कल को अगर होता है पॉलिटिकल लेवल पे तो उसकी खामियाजा क्या होगा। तो मुसीबतें काफी हैं। लेकिन सवाल अब इस बात का है दोस्तों, जो हमें समझना पड़ेगा कि हमने जितने भी एफटीए साइन किए हैं उसका आउटकम हम कंपेयर करते हैं वियतनाम से, एक छोटा सा देश है, वहां पे उन्होंने 15 एफटीए साइन किए।
हमसे ऑलमोस्ट 1/15 है वो देश। उनका जो ट्रेड है वो 72 बिलियन से बढ़कर $355 बिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 5 गुना। हम $300 बिलियन पे थे, हम पहुंच गए 400 साढ़े 400 बिलियन डॉलर के आसपास। कहां पहुंचे हम पहुंचे सिर्फ 50%, डबल भी नहीं कर पाए। ये चुनौती है हमारे सामने। क्यों नहीं हो पा रहा, ये हमें सोचना होगा। इसीलिए तो अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि हमको करना क्या है। मेरे कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक ये बात पहुंचे। पहला मुद्दा ये है, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल। आज करीब 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कितने राज्य सरकार है जिन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने को तैयार है। इसका आंकड़ा भारत सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने राज्यों से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे तमिलनाडु अपोजिशन का है, सो व्हाट। आंध्रा अपोजिशन का है, सो व्हाट। एक्सेप्ट तो करिए, है तो भारत का हिस्सा। हर चीज को अगर हम पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे तो मुश्किल होगी। फिर अगर हम पूरा एफटीए साइन नहीं कर सकते तो कैन वी थिंक ऑफ सेक्टोरल एफटीए, कि हम चलो एफटीए साइन करेंगे सिर्फ एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में, बाकी चीजें छोड़ दो, एग्रीकल्चर वगैरह सब छोड़ दो। हम सिर्फ बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की, हम सिर्फ बात करते हैं टेक्सटाइल की। तो आप होलसेल बड़ा एफटीए साइन ना करें अगर आप में क्षमता नहीं है। आप उन्हीं देशों को अप्रोच करें जो आपसे सेक्टोरल एफटीए करने को तैयार है। इसके अलावा आप टैरिफ रिडक्शन करिए विद सेफगार्ड्स, जैसा डब्ल्यूटीओ में कहा गया है। सब्सिडी की बात है, डंपिंग की बात है, वो सेफगार्ड आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड अपग्रेड करने होंगे, नहीं तो दुनिया भर का कचरा हिंदुस्तान में बिकेगा और आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो माल कहीं नहीं बिकेगा वो हिंदुस्तान में इसलिए आएगा क्योंकि हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड कमजोर है। आप रोकोगे कैसे? अगर उन्होंने कहा कि साहब दुनिया में कहीं मिलावट अलाउ नहीं है, और मान लीजिए प्रोडक्ट में 5% मिलावट है, और हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि 10% मिलावट अलाउड है, तो सारा कचरा हिंदुस्तान आएगा या नहीं आएगा? मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से पेस्टिसाइड रेजिड्यू, कंटामिनेशन, दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स हैं जहां हमारे स्टैंडर्ड वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकती। बदले में क्या हो रहा है? इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है। ये खामियाजा है आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स का। इसी तरह से हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारे जो स्ट्रेंथ है उनको फोकस होना चाहिए। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान था कि अब 50 देशों में फोकस करें, बहुत अच्छी बात, लेकिन कौन से सेक्टर में? आपके पास तो कुल मिला के 4-5 सेक्टर ही है। पहले आप अपनी इन हाउस काबिलियत डेवलप करिए, फिर बाजार अपने आप आपके पास आएगा। चाइना ने क्या किया? आज दुनिया में करीब 70-80 जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें से 75 से 80% पे चाइना लीड कर रहा है। यही तो अमेरिका की टेंशन है कि चाइना को रोके कैसे, और रोक नहीं पा रहे। भारत को भी बहुत सीरियस प्लानिंग करना होगा, क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड नहीं करोगे तब तक देश का एफटीए सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा यही कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री जी की समस्याएं सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। वो चाहते हैं देश आगे बढ़े, वो चाहते हैं भारत दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बने। हम बात करते हैं इंडिया विल बी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ महंगाई है, एक्सपोर्ट हम बैन कर देते हैं, तेल हम 70% आयात कर रहे हैं, दालें हम आयात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं फूड फैक्ट्री बनेगी। तो हर चीज को अगर हम पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे तो जनता जो है ना वो मिसलीड हो जाती है। उनको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो जब पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत रोजी पिक्चर दिखाते हैं ना, जनता को भ्रमित करते हैं। आपको वोट मिल जाएगा लेकिन देश का दिवाला निकल जाएगा। इस बात को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, आफ्टर प्रोडक्शन कौन करेगा? जनता ही तो करेगी। चाहे वो फैक्ट्रियों में हो, दुकानों में हो, खेतों में हो, जहां पे भी हो। अगर जनता क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तो इकोनॉमी में आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की ये समस्याएं हैं, कौन समझेगा? प्रधानमंत्री तो डायरेक्शन दे सकते हैं, करना तो हम सबको मिलके। हम क्या कर रहे हैं, ये विचार जरूरी है। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।
वंदे मातरम।